अब हम ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं इफ ग्रुप डेटा इसके बाद। ठीक है, ग्रुप डेटा कैसे होता है? आपके पास x गिवन होता है और उसके पैरेलल f गिवन होता है। अगर ये दो कॉलम्स गिवन है तो जैसे फॉर एग्जांपल 1.1 और 2.1 3.1 इस तरह से वैल्यूज गिवन है 10.1 तक। ठीक है, और आपको उसके लिए फ्रिक्वेंसीज दी हुई है 1 2 7 9 3 5 इस तरह से और आखिर में 1 है। ठीक है, तो आपने जब इसकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा हर वैल्यू के ऊपर उसकी पावर होगी x1 पावर f1, x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 और ये सुवन होगा xn पावर fn 1/n। इसकी पावर में ये आएगा, इसकी पावर में इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी पावर में इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी पावर में इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर लॉग इस पर अप्लाई करें तो क्या आएगा 1/n 1 log ऑफ g 1/n log ऑफ और ये पूरी वैल्यू ऐसी आ गई। अब जब लॉग इस पे अप्लाई होगा तो हम कैसे लिखेंगे log ऑफ x1 f1 प्लस log ऑफ x2 f2 प्लस और लास्ट में क्या आएगी log ऑफ xn fn। अब बताएं मुझे कि इस पे जब लॉग अप्लाई होगा ये वाला, इस पे जब ये वाला लॉग अप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ये वाला लॉग अप्लाई तो f की वैल्यू पहले आ जाएगी ना लॉग हाँ, से पहले। हाँ जी, ऐसे लिखेंगे 1/n f1 log ऑफ x1 प्लस f2 log ऑफ x2। ठीक है, x2 प्लस डैश डैश fn log ऑफ xn इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके बाद इन सबको ऐड करना है और n पर डिवाइड कर देना है और फिर ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? ये तो log ऑफ g की मिलेगी। आपको g फाइंड करना है तो ये log इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर हम फाइनल आंसर का एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो हमें जो इसके लिए कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं वो कौन से कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं इस तरह के कैलकुलेशन के लिए? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको जो गिवन है वो कौन से कॉलम है x और f का। आपने ये कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे log ऑफ xi। चलिए ये हो गया एक कॉलम xi। फिर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? लॉग वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? हर लॉग वैल्यू को f से मल्टीप्लाई, लॉग वाली वैल्यू f से, लॉग f से। इसका मतलब है आपको f और log ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है। अगला कॉलम आपने ये बना दिया। ठीक है, बस यही कॉलम्स आपके टोटल बनेंगे। इस कॉलम का टोटल आपको रिक्वायर्ड होगा और एक इस कॉलम का टोटल। आपका इस केस में n जो है वो समीशन f के इक्वल होगा। और जी बोले इस तरह दोबारा तो आधे कॉलम कैसे बनना है? कॉलम इस तरह बनना है कि आप ये देखिए कि आपके पास जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई हुआ तो कैसे लिखा आपने f1 log ऑफ x1 ये वाला। ठीक है, x1 को f1 से मल्टीप्लाई किया ना जी, तो log ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है तो फिर पहले log ऑफ x फाइंड कर लिया। जब log ऑफ x आ गया ये वाला तो फिर f से मल्टीप्लाई तो होना है ना, तभी ये पूरी वैल्यू बनेगी। ठीक है जी, ये पूरी वैल्यू चाहिए इधर से भी, फिर ये भी पूरी चाहिए और फिर ये भी पूरी चाहिए। तो पहले आपने लॉग तो पहले तो जो log x वाला है ये कॉलम बना दिया ना। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओगे इन जी, वैल्यूज को, तो यहाँ लिखते जाओगे
हाँ जी, ठीक है ये ठीक है ना? पूछना चाह रही थी। हाँ यही। जी जी, तो थैंक पहले यू। लॉग का कॉलम फाइंड कर लें। जब लॉग आ जाएंगे सारे तो फिर उसके बाद आपने उसको f से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके उस कॉलम का सम चाहिए हमें। ठीक है, ये बता, क्योंकि हमें इन सब का सम चाहिए, जो सबका सम नीचे लास्ट ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये इससे आ जाएगा, ये यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ। ज्योमेट्रिक में if x and f are given और के ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको x और f, तो आपको एक कॉलम बनाना है log ऑफ x का। फिर आपने जब ये कॉलम बना लिया तो फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे f हमेशा पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने log भी अप्लाई कर दिया। f को हम यहाँ नहीं लिख सकते, वो फिर लगेगा कि log उस पर अप्लाई हो गया, हालांकि वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो हमें f को पहले ही लिखना है, बाद में log वाली वैल्यू को लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इस कॉलम का टोटल चाहिए और एक इस कॉलम का, क्योंकि log का फॉर्मूला है log ऑफ g इज इक्वल टू 1/n समीशन f log ऑफ x। ठीक है, तो log ऑफ x पहले फाइंड किया इस कॉलम के थ्रू, फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला कॉलम, फिर इसका सम कर दिया, ये वाला टोटल, फिर इसको n पे डिवाइड कर दिया, यानी इस टोटल पे, और जब रिजल्ट आ गया तो फिर आपने क्या करना है, g इस तरफ रहने दिया और log उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, किसका एंटी लॉग, पूरी वैल्यू 1/n समीशन log ऑफ xi। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये सॉल्व एग्जांपल है आपके पास। देखिए आपको क्या गिवन है, ये x का कॉलम गिवन है एक। ठीक है, इस x के कॉलम में सारी रिलेशंस हैं। ओहो, एक मिनट बस वेट करने जरा। ये सॉल्व एग्जांपल है जिसमें वैल्यूज दिखें क्या है, 9, 10, या जो इसकी फ्रीक्वेंसीज के वन है सारी, और ये उसकी क्लास लिमिट्स हैं। क्लास लिमिट से पहले x बना लेना है। असल में आपको चाहिए ये दो कॉलम x और f का। ठीक है, तो क्लास लिमिट्स की हेल्प से x कैसे बनेगा, 65 + 84 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x आ गया। अब x और f को यूज करके आपने सेंट्रल वैल्यू इस पूरे डेटा की फाइंड करनी है, जो भी इसकी सेंट्रल वैल्यू, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, इस कॉलम का लॉग ले लिया, बेस 10 का लॉग लेना है। अब ये ऑब्जर्वेशंस आ गई, इनके लॉग आ गए। अब आपने इन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना है, 10 को 1.9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। ठीक है, यानी आपने f को और log ऑफ x को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इस कॉलम का टोटल एक रिक्वायर्ड है आपको, ये आपका न्यूमरेटर होगा,
और डिनोमिनेटर जो है वो आपका ये समीशन एफ का कॉलम होगा, ठीक है, जिसे एन भी कहते हैं और समीशन एफ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि देखिए जो आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर 124 न्यूमरेटर, वो आपने न्यूमरेटर रखा ऊपर, 60 से डिवाइड किया और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये 2.07 है। अभी हमने एंटी लॉग नहीं लिया क्योंकि 2.07 जो है एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि इस डेटा के सेंटर में तो बिल्कुल लाई नहीं करते। अगर दोबारा से डेटा देखें आप, डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 65 से और कहाँ तक जा रहा है 204 तक। अगर आप इसकी नंबर लाइन बनाएं, क्योंकि आपको नंबर लाइन जरूर बनानी चाहिए, तो आइडिया हो जाता है 65 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 204 तक, ठीक है। तो इस सारे का सेंटर का क्या करके बनता है 100 के अराउंड कोई आंसर आएगा ना, ठीक है, 100 प्लस में, ठीक है, या 120 के करीब कोई इसका सेंट्रल वैल्यू बनती है। आपका आंसर यहाँ कहीं आना चाहिए सेंटर में। 2 तो बिल्कुल नहीं, 2 तो 65 से भी पीछे चला गया, यहाँ करके 2 आएगा, ऐसे ही है ना, तो बिल्कुल ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आपका आंसर इन 265 और 204 के दरमियान, 134 हाँ पॉइंट कुछ आएगा। हाँ, वो आपने कर लिया ना एंटीलॉग। एक्चुअली मैं आपको लॉजिकली बता रही हूँ कि मीन जो है, चाहे वो मीन अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ये 5 मेथड्स हैं। इसका मकसद क्या होता है, टू ऑब्टेन द सेंट्रल वैल्यू विच इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ दिस डेटा, रिप्रेजेंट करे इस पूरे डेटा को, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ आपकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अगर 5000 स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की हैं, तो फर्स्ट ईयर की कोई एक स्टूडेंट उनको रिप्रेजेंट करेगी ना। ये तो नहीं कि मैं कोई पीएचडी के स्टूडेंट को ले आऊँ सेलेक्ट करके कहूँ कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, वो तो बिल्कुल बाहर से निकल आएगी बच्ची। हमें क्या करना है, उसी डेटा में से रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेना है, रिप्रेजेंटेशन लेनी है। तो आपकी इस डेटा की स्टार्टिंग है 65, एंडिंग है 204, तो रिप्रेजेंटेशन इसी के दरमियान से निकलेगी ना। और सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल मेजर है, सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली इसको कहीं ना कहीं मिड में ही लाई करना चाहिए। अब आपने 2.0 जो 7 की वैल्यू आई हुई है, इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। आपने जब इसका एंटी लॉग लिया तो आप देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है 117। अब 134 कह रही थी, ये 117.7 है, तो मैं कहती थी ना 120 के अराउंड कोई आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मेथड है ज्योमेट्रिक मीन। मैंने एंटी लॉग नहीं लिया था, तो फिर 20 आपने फिर कैसे कह दिया था 134 तो फिर अच्छा आपने एग्जैक्टली इसका सेंटर ले लिया था, है ना मैंने आपने, तो उन दोनों को प्लस करके। जी हाँ वो एक रफ आइडिया जी होता है, ठीक है। हम एक्चुअली जब भी फाइंड करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो आपको 5 मेथड्स जो बता रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये जो 5 मेथड्स हैं आपके, ये सभी आपको सेंट्रल वैल्यू का आइडिया देते हैं। देखिए ये सबसे क्रूड मेथड है कि हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते हैं, इससे एग्जैक्टली सही इंप्रेशन आपके डेटा का नहीं मिलेगा। ये तो बस एक रफ आइडिया, बहुत ही रफ आइडिया है आपका कि आप उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड कर लो एक्सट्रीम वैल्यूज पे बेस करके। एक्चुअली तो सब ठीक वैल्यूज है। की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये ओके 5 मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से इन 5 मेथड्स में से कोई भी मेथड इस पे अप्लाई करके हम इसका सेंट्रल मेजर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से अभी हमने कौन सा यूज किया है, ज्योमेट्रिक मीन। तो आज का टॉपिक था ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। तो आपने एक्सरसाइज में से ज्योमेट्रिक मीन के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है गर्ल्स। कोई आपने बात पूछनी है ज्योमेट्रिक मीन की तो आप पूछ सकते हैं। ठीक अच्छा, है। हाँ अच्छा, एक और बात कि ज्योमेट्रिक मीन जब हमारे पास 2, 3, 4, 5 वैल्यूज भी अगर हों तो हम लॉग लेने में नहीं जाते। हम लॉग तब लेते हैं जब हमारे पास डेटा ज़रा बड़ा आ रहा है, जैसे यहाँ के केस में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है। अगर 2-3 वैल्यूज हो तो हम क्या करते हैं, 2-3 वैल्यूज को तो वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो और 1/3 ले लो, जैसे 3 वैल्यूज हैं ये, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1/3 पावर ले लो। अगर आप मैं कहूँ कि 2 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसका 1/2 ले लें, ठीक है ना। तो ये भी तरीका ठीक है। वो तो हम इस फॉर्मूला को देखते हैं कि अगर हमारे पास 20 वैल्यूज हैं तो 20 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और उसकी पावर 1/20 लो, तो आपको एक मुश्किल काम लगता है। अदरवाइज ये भी ठीक है कि आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, 20 वैल्यूज जो भी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, और फिर 20 का अनथ रूट ले लो, क्योंकि आप कैलकुलेटर्स के ऊपर
कैलकुलेशंस करनी है तो वो 1/20 इजीली कैलकुलेट भी कर लेगा। बस ये है कि वैल्यूज अगर बहुत बड़ी होंगी और जब उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा प्रोडक्ट हो कि बाज़ औक़ात आपका कैलकुलेटर वो इतनी बड़ी वैल्यू को हैंडल नहीं कर सकता, तो आपको एरर दे देता है। तो उस केस में हम कहते हैं कि उसको लॉग में ले जाकर उसको सॉल्व कर लें। अदरवाइज ये भी बेहतर मेथड है कि आप उन वैल्यूज को, ओरिजिनल वैल्यूज को ही आप मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका nth रूट ले लो। 10 वैल्यूज है तो 1/10, 20 वैल्यूज है तो जी 1/20। ठीक है, तो वो दोनों तरीकों में से जो सा मर्जी आप मेथड जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है गर्ल्स? ठीक है। जी ठीक है। ओके बेटा, अब आप लोगों ने एक्सरसाइज में ना ज्योमेट्रिक मीन के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, जी ठीक है। ओके ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।